हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासिक थ्रू आज हम इंडियन पॉलिटी जो भारत की राज्य व्यवस्था है उसके हम क्वेश्चन सीखेंगे। आज ये 12th लेक्चर है जिसमें हम डेली बेसिस की तरह हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ पे आपको इस वीडियो जो इंडियन पॉलिटी की आपकी एमसीक्यू सीरीज चल रही इसके और ज्योग्राफी जो है आपकी ज्योग्राफी की एक सीरीज चल रही है, उसके आपको वीडियो लिंक विद पीडीएफ आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग कहते हैं। तो कैग के बारे में पूछा गया है, कैग को अपॉइंट कौन करता है? तो कह रहा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट करता है एंड वाइस प्रेसिडेंट करता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? तो कैग के बारे में थोड़ा जान लें। हम कैग के बारे में जाने तो कैग क्या है। देखो कैग के बारे में जाने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 के तहत ये आती है, एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। इसको अपॉइंट कौन करता है? ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे कैग के बारे में बात करें, इसके जो भी सैलरी अलाउंसेस हैं, एमोलमेंट्स हैं, जो भी कहाँ से आते हैं, ये कंसोली संसद तय करती है। और संसद तय करती है कहाँ से आते हैं, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से इसके सारे अमोलमेंट्स जो भी सारी चीजें आती हैं वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया आती हैं। और कैग के अगर हम यहाँ पे कैग की बात करें कि कैग का टेन्योर कितने साल का होता है, टेन्योर की बात करें या कार्यकाल की बात करें, तो 6 साल, 6 ईयर या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो कैग का टेन्योर होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं करते हैं, ये किसके प्लेजर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इनके उसका। अच्छा, कोई भी मंत्री होता है वो क्या है, कोई भी मिनिस्टर है, वो कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है, रिप्रेजेंटेशन। और कैग क्या करता है, ऑडिट करता है। यहाँ पे इंडिया में कैग है वो एज अ ऑडिटर वर्क करता है, ठीक है। तो ऑडिटर क्या, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया है या कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट है या जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है और जो पब्लिक अकाउंट हैं, इन सब की क्या है, कैग इन सबके मतलब इन सब का परीक्षण करता है, ऑडिटर एज अ ऑडिटर वर्क करता है। तो कैग अपनी रिपोर्ट क्या करता है, कैग अपनी रिपोर्ट को जो मतलब सेंटर संबंधी, यूनियन संबंधी रिपोर्ट है, तो वो तो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में दे देता है, दोनों दोनों ही हाउसेस में रख देता है। और जो स्टेट संबंधी रिपोर्ट है वो किसको दे देता है, स्टेट संबंधी रिपोर्ट कैग दे देता है किसको, वो प्रोवाइड कर देता है गवर्नर को। और गवर्नर क्या करता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर के अगर टू बाइकैमरलिज्म है तो दोनों हाउसेस में दे देगा, नहीं तो असेंबली, लेजिस्लेचर असेंबली में दे देता है गवर्नर। तो इसके रिपोर्ट के बारे में याद रखना, रिपोर्ट क्या है, ये अपनी अलग अलग रिपोर्ट देता है। सेंटर की रिपोर्ट देता है किसको, प्रेसिडेंट को, और स्टेट की रिपोर्ट किसको देता है, ये देता है गवर्नर को, ठीक है। एज ऑडिटर वर्क करता है और केवल उन्हीं को ये ऑडिट करता है जिसमें भारत सरकार का 50% से अधिक उसका क्या हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है। तो कैग को अपॉइंट कौन करता है, कैग को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें तो आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा किसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस पे ही कैब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 75 में दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो आर्टिकल आपका 124 से लेकर 147, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और सुप्रीम कोर्ट का ही कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का पार्ट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ये आपका पार्ट किस में आता है, पार्ट पार्ट 6 में आता है आपका, द स्टेट जो दिया गया उसमें आता है। वो पार्ट 5 में आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से लेकर 147 में आपके सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है, जिसमें आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है, जिसे अपॉइंट कौन करता है, जिसे भारत का प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है वो इसे अपॉइंट करता है। इसे ऑथ भी कौन दिलाता है, इसे ऑथ भी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही इसको शपथ दिलाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात कर ली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या है, आर्टिकल
63 से लेकर 71 के में वाइस प्रेसिडेंट के जो भी इसकी डील इलेक्शन है, क्वालिफिकेशन है, रिमूवल है, इन सब का जिक्र किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। लेकिन इसको जो भी वेतन भत्ते, जो भी सैलरी अलाउंसेस मिलते हैं, ये क्या मिलते हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट के नहीं मिलते हैं, ये एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के मिलते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने ये चारों ऑप्शन देख लिए। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब जो हमारा संविधान है भारत का, वो अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारी संविधान सभा थी। संविधान सभा। अब संविधान सभा कब गठित हुई थी? ये कैबिनेट जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 था। इसके तहत क्या हुआ? संविधान सभा को गठित किया गया। पहली बार संविधान सभा के बारे में किसने चर्चा की थी? तो एम एन रॉय ने बताया था संविधान सभा के बारे में 1934 में, ठीक है। पहली बार इसका जिक्र हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। तो इसको अडॉप्ट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब तैयार हो गया था, तो अडॉप्ट किया गया था। कुछ पार्ट तब अडॉप्ट कर लिया, और पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया था वो अलग किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है 26 जनवरी, और 26 जनवरी 1955, और 26 नवंबर। और ये आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इसका हमारा होगा कितना? अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। इसी डेट को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक दिवस कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया? अडॉप्ट किया था। इसके बाद ठीक 2 महीने बाद हमने क्या किया? 26 जनवरी 1950 को। अगर यहाँ पे अडॉप्ट की बात आई है, तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। और 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था? 26 जनवरी 1950 को हमने इफेक्टिव में आया था। जो कुछ प्रोविजंस बच गए थे, तो वो पूरी तरह से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में थोड़ा और जान लो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में अगर थोड़ा जाना जाए, तो पहली इसकी अस्थाई समिति जो बैठक हुई थी, अनस्टेबल मतलब एक हुई थी, सिटिंग हुई थी। वो जो फर्स्ट सिटिंग हुई थी वो अनस्टेबल थी, मतलब अस्थाई थी, अस्थाई रूप से हुई थी। और वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 7, 1940 9 दिसंबर 90 इसकी जो फर्स्ट बैठक थी, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? सच्चिदानंद, ठीक है। तो इसके चेयरपर्सन थे। इसमें ऐसा मुस्लिम जो लीग थी उसने बायकॉट किया था इसका, ठीक है, बहिष्कार किया था। इसके बाद सेकंड जो इसकी बैठक हुई थी, तो सेकंड बैठक इसकी स्थायी रूप से हुई थी, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? और ये हुई थी 11 दिसंबर को और 1946 को। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के 24 क्या उन्हें भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। और इसके बाद अच्छा, ये सेकंड में दो जो डिप्टी स्पीकर थे। अब डिप्टी स्पीकर, दो डिप्टी चेयरमैन थे, वो कौन थे? एक तो एस सी मुखर्जी थे, दूसरे बी टी कृष्णाचारी थे, ठीक है। तो ये याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। ये प्रियम्बल में भी ये डेट हमारी मेंशन है। और यहाँ पे इफेक्टिव में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को इफेक्टिव में आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे बात की गई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स की बात की गई है, जो हमारी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां। तो कितनी अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में? टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा 8 अनुसूचियां हैं, 12 हैं, 10 हैं, 14 हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करिए। अनुसूचियां क्या होती हैं? देखो, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ओरिजिनली हम देखें, तो ओरिजिनली एक ओरिजिनली है, एक करंटली है, ठीक है। अगर हम ओरिजिनली देखें तो हमारे कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। करंटली कितने हैं? 12 हैं। ओरिजिनली पार्ट देखें, कितने पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन था? तो 22 भाग थे। अब करंटली कितने हैं? 25 भाग हैं। और ये क्या है? ये शेड्यूल है, ये पार्ट है। और आर्टिकल की बात की जाए, तो ओरिजिनली आर्टिकल कितने थे? 395 थे ओरिजिनली आर्टिकल। अब कितने हैं? अब 448,
हमारे करंटली आर्टिकल हैं। तो ये है ओरिजिनली। तो यहाँ पे ओरिजिनली ना पूछ के टोटल अभी पूछा गया है, तो कितने 12 शेड्यूल्स हैं। अब 12 शेड्यूल कौन कौन से हैं हम उनका जिक्र कर लेते हैं। देखो, पहला शेड्यूल दिया है जिसमें दिया गया है हमारे नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड उनकी ज्यूरिडिक्शन के बारे में पता किया गया। और दूसरे में शेड्यूल में दिया गया हमारा जो प्रोविजन है रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेज, जो विशेषाधिकार हैं, जो वेतन भत्ते हैं, एमोल्यूमेंट्स हैं, किसके किसके, राष्ट्रपति के, गवर्नर के, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो राज्य की विधानसभाएं हैं और जो विधान परिषदें हैं उनके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। ये सेकंड शेड्यूल में दिया गया। और थर्ड शेड्यूल में यहाँ पे ओथ की बात की गई है। ओथ मतलब यहाँ पे जो शपथ है, शपथ की बात की गई। और शपथ में भी किसकी शपथ की बात की गई, देखो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ नहीं है, यहाँ पे दे देता कभी कभार स्टेटमेंट में, तो ये याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट है, एमपीज हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, आपके ये सारे, इनके सबके कैग भी है आपकी आ जाती है। तो ये सबके ओथ के बारे में दिया गया। फोर्थ शेड्यूल आपकी करता है जो आपके एलोकेशन है सीट्स का इन राज्यसभा में, जो सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन है उसके बारे में बात की। फिफ्थ शेड्यूल आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। और सिक्स में आपके चार जो स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है जो ट्राइबल एरिया है उनके। और सेवेंथ में आपके शेड्यूल के बारे में बात की गई। एट में आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी थी, ओरिजिनली आपकी 14 ऑफिशियल लैंग्वेज की, बाद में आपकी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो कौन कौन से ऐड हो गई इनको एक बार देख लेना अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो नाइन शेड्यूल आपकी ये बात करता है। बाद में 10 शेड्यूल आपका आ गया। नाइन शेड्यूल आपका करता है जो रिफॉर्म्स किए गए लैंड लैंड को लेके और जो जमींदारी सिस्टम चला आ रहा था उसको अबॉलिश करने के लिए जो अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ये सारी चीजें ऐड की गई थी। तो इस बारे में दिया गया। और 11th आपका पंचायत के बारे में है जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये सारे आपके क्या शेड्यूल हैं। तो ओरिजिनली कितने थे, 8 थे, अब कितने हो गए, 12 शेड्यूल हैं। बाकी पार्ट्स हमने के बारे में देख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है यहाँ पे, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके बारे में बात कर रहा है। देखो पंचायती राज संस्थाओं के बारे में डीपीएसपी में दिया गया था आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 में गांधी जी ने भी कहा था गांधीवादी, ये लेकिन गांधीवादी और जो बौद्धिकवादी और जो समाजवादी जो बांट रखा है वो समाधान में कहीं नहीं है, वो बस इजीली अपने के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्होंने बांट रखा है। तो चलिए यहाँ पे गांधीवादी की बात कर रहा है, आर्टिकल डीपीएसपी में दिया गया था, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अब क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट कौन का था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसको संवैधानिक दर्जा मतलब एक तरह से पूरा मतलब इसको एक इंस्टीट्यूशन टाइप का बना दिया पूरा। और जिसमें कितने 29 सब्जेक्ट थे, जिसमें पार्ट 9 जोड़ दिया गया, पार्ट 9 जोड़ दिया गया, और कितने, एक शेड्यूल ऐड कर दिया गया। और शेड्यूल अभी हमने देखा कौन सा, 11 शेड्यूल ऐड कर दिया। और 11 शेड्यूल में कौन कौन से आपके जोड़ दिए गए, 11 शेड्यूल, पार्ट 9 और 29 सब्जेक्ट को रख दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत। ये एक लोकल गवर्नमेंट जो कह सकते हो इस शासन, ठीक है। और इसके जो इलेक्शन करवाएंगे वो कौन कराएगा, इसका इलेक्शन का जिम्मा होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है, राज्य के जो निर्वाचन आयोग हैं वो इनके चुनाव की जो भी उनकी जिम्मेदारी होगी 5 साल पे समथिंग इसका चुनाव कराएंगे। तो यहाँ पे कह रहा पहली बार जो एस्टेब्लिश की गई थी वो राजस्थान में एस्टेब्लिश की गई थी। कब एस्टेब्लिश की गई थी, वो 2 अक्टूबर 1959 को एस्टेब्लिश की गई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ना गौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान। इसके बाद पूरी तरह से इंप्लीमेंट की गई थी आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज बेस्टेड इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है मतलब कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित है, तो देखो, तो सबसे पहले कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में बात करें कि कार्यपालिका की शक्तियां किसके अंदर निहित है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए खुद से। कार्यपालिका की शक्तियां किसके अंदर होती है, देखो
कार्यपालिका की देखो यहाँ पे अगर हम एग्जीक्यूटिव उसकी बात करें तो हेड कौन होता है? हेड तो प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट होता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो आपके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान में जिक्र किया गया आपके पार्ट पार्ट 5 में आपके जिक्र किया गया एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, जिसमें आपके प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो मंत्रिमंडल के लोग होंगे, और आपका पीएम होगा, और आपका अटॉर्नी जनरल होगा। जो आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल कहाँ से 52 से लेके 78 आर्टिकल की बात करता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव की जो रियल पावर होती है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक आर्टिकल आता है 74 में कहता है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा जिसके एमपी ज्यादा होंगे, उसे एज अ उसका जो लीडर होगा उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है। ये आर्टिकल आपके किस में दिए गए? आर्टिकल 75 में दिए गए, सॉरी 75 में दिए गए हैं। ठीक है। और 74 आर्टिकल में दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए, प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए, प्रेसिडेंट की एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और जिसका हेड कौन होगा? जिसका हेड पीएम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज बेस्टेड किसके अंदर होती हैं? वो पावर होती हैं प्रेसिडेंट के अंदर होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर तो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर तो जो पावर्स होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली अगर रिस्पॉन्सिबल होती हैं लोकसभा के प्रति, और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके? प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ स्टेट जो कौन होता है, नाम मात्र के लिए कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, बट रियल में हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है। तो ये सारी, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में बेस्ड होती है? प्रेसिडेंट में बेस्ड होती है। प्रेसिडेंट के अब एग्जीक्यूटिव पावर होती क्या है? बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर हैं जिसमें हम थोड़ी देख लेते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना, आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना। अटॉर्नी जनरल है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर काम करता है, जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकता है, या गवर्नमेंट अपना रेजिग्नेशन दे दे तो भी अटॉर्नी जनरल भी हट जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी ही एडवाइस पर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। ठीक है। या जो प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर का पार्ट है। ठीक है। तो ये सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर के पार्ट हैं, ये जैसे जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या जो ओबीसीज हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक कमीशन अपॉइंट करना, तो ये भी क्या है? ये भी प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव पावर का पार्ट है। तो ये सारी चीज किस में निहित है? प्रेसिडेंट में निहित है। अभी हमने देख लिया। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो आर्टिकल 75 में जिक्र किया गया अपॉइंटमेंट के, और इसकी ही अपॉइंटमेंट, इसके ही एडवाइस पर फिर क्या होगा, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। होम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट होता है। गृह मंत्री कहते हैं जिसके अंडर में जो पूरी केंद्र जो पुलिस होती है, पुलिस प्रशासन पूरा आता है, समथिंग। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अभी अभी हमने देखा था आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल आपका 63 से लेकर 71 के बीच में आपके वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई, जिसके रिमूवल की, इलेक्शन की, क्वालिफिकेशन की बात की गई। और इसका रिमूवल क्या होता है? इसका रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है, एक सिंपली एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है विद द मेजोरिटी, एक मेजोरिटी के साथ, और एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ राज्यसभा में, और सिंपल मेजोरिटी के साथ फिर वो लोकसभा जाया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर इसको हटा दिया जाता है, लेकिन इसके रिमूवल में कहीं इम्पीचमेंट प्रोसेस का कहीं प्रावधान नहीं है, ये याद रखना। और कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए ये हमने देख लिया। अब बाकी हम देख लेते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर्टिकल डील विद द पार्डनिंग। पार्डनिंग मतलब क्षमा। क्षमा की क्षमा शक्ति किस में निहित है? प्रेसिडेंट की क्षमा शक्ति के बारे में आर्टिकल पूछ रहा है, तो कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट की क्षमा शक्ति के बारे में बात करता है? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, कौन सा है आर्टिकल जो प्रेसिडेंट के क्षमा शक्ति की बात करता है, और वो आर्टिकल है आपका 74। अब 74 आर्टिकल को थोड़ा देख लिया जाए। 74 आर्टिकल क्या है? ओ सॉरी, 72 आर्टिकल है। 72 आर्टिकल में क्या है? 72 आर्टिकल में प्रेसिडेंट के पर्डनिंग की पावर की बात करता है 72 आर्टिकल, और जिसमें 5 टाइप की पर्डनिंग की बात करता है। एक तो आपकी आ जाती है कम्यूटेशन,
जिसे बोलते हैं लघुकरण। और दूसरी आती है रिमिशन, जिसे बोलते हैं परिहार। और तीसरी आ जाती है आपकी रेस्पाइट। और चौथी आ जाती है आपकी कौन सी, रिप्रीव, रिप रिप्रीव, जिसे कहते हैं प्रिविलम्बन। और चौ पांच में आ जाती है आपकी पर्डन। जैसे कम्यूटेशन में क्या होता है, कम्यूटेशन में अगर थोड़ा देख लें ऊपरी ऊपर, तो यहाँ पे जो जो भी पनिशमेंट मिलता है उसकी जो भी नेचर होता है उसको बदल दिया जाता है। जैसे आपको मृत्युदंड मिला तो कठोर कारावास में चेंज कर दिया। ठीक है। वहीं रिमिशन में क्या होता है, जो परिहार होता है उसमें जैसे 2 साल का कठोर कारावास है उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में कन्वर्ट कर देना। और रिस्पाइट मतलब होता है, रेस्पाइट मतलब होता है विराम एक लगा देना। जैसे कोई क्रिटिकल कंडीशन है, कोई वुमेन है, अब उसको कोई मतलब इश्यूज है, डिलीवरी से लेके इश्यूज है, या किसी को बीमारी है, या कोई वृद्ध है, तो उसके लिए रेस्पाइट जैसी पर्डनिंग लगाई जाती है, जिसमें उसके हेल्थ इश्यूज या प्रेगनेंसी कुछ भी हो उससे रिलेटेड उसकी सजा को क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है। और वहीं आपकी जो रिप्रीव्स है, और जिसमें प्रलंबन कहते हैं, इसमें जैसे आपकी कुछ दिन के लिए टाल दिया जाता है आपकी सजा। जैसे फांसी की सजा हुई तो कुछ समय के लिए उसको टाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं सजा कम कर दी या सजा को क्षमा कर दिया, ऐसा नहीं, बट कुछ वक्त के लिए फांसी को टाल देना। और पर्डन मतलब पूरी तरह से क्षमा कर देना। तो प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स होती हैं यहाँ पे, आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पूरी तरह से उसको माफ कर देना। तो ये प्रेसिडेंट के पास सारी आपको पावर देखने को मिलेगी। ठीक है। वहीं आर्टिकल 161 के तहत आपको गवर्नर की पर्डनिंग के बारे में पता लगता है। तो आर्टिकल 72 बात करता है कि इसके प्रेसिडेंट के पर्डनिंग की बात करता है। आर्टिकल 161 गवर्नर के पर्डनिंग की बात करता है। गवर्नर यहाँ पे मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, उसके पास अधिकार नहीं है, और प्रेसिडेंट सारा ही कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी पढ़ने की पावर है। बाकी हम आर्टिकल और देख लेते हैं। तो 74 हमने देख लिया। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो पीएम को अपॉइंट करता है, और पीएम की एडवाइस पे ही बाकी जो क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट करता है। आर्टिकल 75 में जो प्रेसिडेंट की हेल्प और एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका हेड कौन होगा, पीएम होगा। इसके बारे में बात की गई। और आर्टिकल यहाँ पे हम किसके, आर्टिकल एक 71 है, और 71 किसकी बात करता है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन संबंधित जो भी कॉन्फ्लिक्ट, या वो भी जो भी और भी कॉन्फ्लिक्ट, या कोई भी और भी फैक्ट होंगे, तो उनको उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टी इन्वेस्टिगेशन है, वो कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। और उसकी सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी वो कैसा होगा, वो लास्ट डिसीजन होगा। आर्टिकल 71 में किया गया। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट पे महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। जो प्रेसिडेंट पे आप महाभियोग प्रक्रिया लगाते हो। महाभियोग प्रक्रिया मतलब प्रेसिडेंट को हटाना। अब प्रेसिडेंट को हटाने, महाभियोग प्रक्रिया लगाने के लिए क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को महाभियोग प्रक्रिया कैसे हटाते हैं, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। किसके बेस पे हटाते हैं, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक चीज याद रखना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस ये शब्द दिया गया, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान की उल्लंघन करता है तो प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाई जा सकती है। और ये इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है ये कहाँ से लिया गया है, ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब यूनाइटेड नेशन, वो सॉरी, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ये उठाया गया टर्म है। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कहीं नहीं है, मतलब कहीं भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया गया, इतना याद रखना। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस में आ सकती है पार्लियामेंट के, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी, अगर सोचो सपोज राज्यसभा में लाई गई तो राज्यसभा में 1/4 मेंबर क्या करेंगे, एक अप्रूवल होगा उस पर साइन करेंगे, इसके बाद वो राज्यसभा के चेयरमैन के पास सामने जाएगा, फिर वोटिंग होगी, 2/3 से पास होगा, 2/3 के पास होने के बाद फिर लोकसभा जाएगा, और लोकसभा में भी फिर उस पे क्या होगी, 2/3 मेंबर की मतलब एक
पास चाहिए, और इसके बाद फिर जिस दिन से ये रिजोल्यूशन लाया गया उस दिन से क्या किया जाएगा, उस दिन से प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा उस तारीख से। तो ये है इम्पीचमेंट प्रोसेस, किसी भी हाउस में लाई जा सकती है ये समथिंग, ठीक है। और अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो किसी दूसरे क्वेश्चन में इसको देखेंगे, फिलहाल तो हम ये देखते हैं। अब आर्टिकल 65 की बात करें तो आर्टिकल 65 बात करता है जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करता है, एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट का मतलब कहीं बाहर चला जाए छुट्टी पे या बीमार हो जाए, तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा लिखा है कि प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट नहीं रह सकती है। तो प्रेसिडेंट अगर कहीं किसी काम से बाहर गया तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट है, एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है उस टाइम। तो जितने भी उसे सैलरी अलाउंसेस एकोमोलेशन एमुलेंट जो वेतन भत्ते हैं, वो जितने भी मिलते हैं वो प्रेसिडेंट के ही मिलते हैं। तो आर्टिकल 65 बताता है कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। 65 में कह रहा है। वहीं 64 की बात करें तो 64 में भी क्या कह रहा है, जो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, इसके बारे में बोला गया। आर्टिकल 64 में कहा गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट है एक्स ऑफिस को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा। और 61 तो हमारा इम्पीचमेंट के बारे में दिया गया। और आर्टिकल 62 की बात कर ली जाए तो 62 कह रहा है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो मतलब वैकेंसी होगी, ऑफिस ऑफ वैकेंसी एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल वैकेंसी, मतलब वैकेंसी को फिल करने के लिए प्रेसिडेंट की वैकेंट सीट है, अब उसको फिल करने की बात की जाए तो उसमें जो इलेक्शन प्रोसेस जो होल्डिंग होगा, इलेक्शन फिल वैकेंसी कैसे फिल की जाएगी, उसके बारे में आपके आर्टिकल 62 में दिया गया। तो हमने ये आर्टिकल देख लिया और बाकी इम्पीचमेंट प्रोसेस देख ली, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख लिया थोड़ा। 65 में हम जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कैसे एक्ट करेगा एज ए प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिस इज एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपके जो राज्यसभा के राज्यसभा में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि देखो राज्यसभा में कौन से आते हैं, बहुत सारे जो इंडिया के स्टेट्स हैं, और जो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनसे चुन के आते हैं, सीट निर्धारित की जाती हैं, तो उनसे चुन के आते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मुख्यमंत्री हैं स्टेट्स के, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ऑफ द स्टेट ऑन राज्यसभा। दूसरा कह रहा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और तीसरा कह रहा है, ये हो गया एमएलए आपका। और तीसरा आपकी बात कर रहा है गवर्नर या प्रेसिडेंट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे उस राज्य का गवर्नर होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा राज्यसभा में, ऐसा है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, हम इसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में देखते हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखो राज्यसभा में, जो राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके आधार पे ही क्या किया जाता है, उनमें सीट अलॉट की जाती हैं। अब वो सीट अलॉट क्यों की जाती हैं, हर स्टेट का अपना साइज और समथिंग लगा होता है। तो स्टेट की जो पॉपुलेशन है, हर स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जाती हैं। जैसे यूपी में 31 सीट है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। वहीं त्रिपुरा अगर देखा जाए तो त्रिपुरा में 1 सीट है। तो ठीक है, इसके आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर, की जनसंख्या के आधार पर की जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी प्रेसिडेंट के बारे में देख चुके, पार्ट 5 में जिक्र किया गया, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बारे में, 78 में कहा गया एक क्या होगी, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन होगी। और उसमें कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल होते हैं। गवर्नर की बात करें तो ये भी, गवर्नर के बारे में भी आपके आर्टिकल में दिया गया, 163 से लेके आपका आर्टिकल है। तो उसमें भी आपकी स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात की गई, स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। तो उसमें वो तो बोला गया आपका गवर्नर होगा, गवर्नर के नीचे आपका चीफ मिनिस्टर होगा, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट होंगे वो होगा, फिर यहाँ पे एडवोकेट जनरल होगा। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप जानते हैं, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का गवर्नर इसको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो चलिए आज हमारे क्वेश्चन थे, काफी हमने डिटेल में देखे और काफी अच्छी जानकारी मिली होगी हमें क्वेश्चन से इनसे। ठीक है, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है, लिंक है, और इस लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इसको आप क्लिक करिए और आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, और वहां पे आपको इस वीडियो के लिंक और ज्योग्राफी के जो एमसीक्यू चल रहे हैं उसकी लिंक और विद पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।